हेलो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं भूटान आपका अपने यूट्यूब चैनल भूटान पाठशाला में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम कक्षा 11वीं की गणित का जो विषय सूची है उसका अध्याय 1 स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम पहला अध्याय समुच्चय पढ़ रहे हैं। समुच्चय के बारे में हमने 2-3 क्लासों में जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं आपको बता दिए हैं। अब जैसे जैसे समुच्चय में आप आगे बढ़ते जाएंगे, चीज़ें थोड़ा डिफ़िकल्ट होती जाएंगी। आप बोलेंगे सर, अगर डिफ़िकल्ट होती जाएगी तो आपका क्या काम है, आप ही तो आसान बनाएंगे ना। हाँ बच्चों, हम आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान तरीके से सिखाएंगे, लेकिन आपको भी हमारी एक शर्त माननी होगी कि आपको हमारी क्लास 11th की जो प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाने के बाद जो हिंदी मीडियम की प्लेलिस्ट है, आपको सभी वीडियो एक क्रम से देखना होगा। जैसे इसके पहले हमने 2 से 3 वीडियो अपलोड कर दिया है। एक वीडियो में हमने बताया कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय से संबंधित बहुत सारे उदाहरण करवाए हैं जिससे आप समझ जाएं कि किसे आप समुच्चय कहेंगे, किसे आप समुच्चय नहीं कहेंगे। हमने काफ़ी आसान तरीके से उसमें समझाया है। और दूसरी वीडियो में हमने बताया बच्चों, समुच्चय का प्रदर्शन अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से करेंगे या बड़े अक्षर से करेंगे, समुच्चय के अवयव क्या होते हैं, वहाँ भी हमने कुछ एग्जाम्पल लेके आपको समुच्चय के बारे में भी बताया है। तो बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप हमारी सारी वीडियो एक क्रम से देख रहे हैं और जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने इसके पहले समुच्चय के बारे में दी है, आपको सब कुछ काफ़ी क्रिस्टल क्लियर है। बात समझ में आई? चलिए हम एक उदाहरण के माध्यम से आपको समुच्चय क्या होता है इसको समझा देते हैं, क्योंकि मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप बच्चे हैं, आपको समय कहाँ मिल पाता है, आपके पास बहुत सारे काम होते हैं, घर की सारी जिम्मेदारी आपके पास ही होती है, तो आप कहाँ पढ़ पाएंगे। कोई ना बच्चों, परेशान नहीं होना है, दिल में नहीं लेना इस बात को, ठीक है। हमारा काम है आपको बार बार बताना और आपका समझना काम है, ठीक बच्चों। पहले हम समझ लेते हैं समुच्चय क्या होता है। हम आपको एकदम शॉर्ट्स में बता देंगे जितना भी हमने पिछली 2-3 क्लासों में समझा है। उसके बाद हम समुच्चय का निरूपण कैसे करते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए बच्चों, जैसे आपसे बोल दिया जाए 14 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्याएं, ये आपसे एक प्रश्न किया जा रहा है कि 14 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्याएं क्या समुच्चय बनाएगी। तो देखिए, अगर आप पिछली वीडियो हमारी देखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और समझ में भी आ रहा होगा कि इससे बनने वाला जो संग्रह है वस्तुओं का, वो क्या समुच्चय बनाएगा या नहीं बनाएगा। देखिए, 14 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्याएं, अब प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। देखिए, 14 क्या 1 से विभाजित हो रहा है? हाँ, 1 से तो दुनिया की सारी संख्याएं विभाजित होती हैं। अब देखिए, 14 2 से भी विभाजित होगा, 3 से होगा क्या? नहीं होगा। 4 से नहीं होगा। 5 से भी 14 विभाजित नहीं होगा बच्चों। 6 से नहीं होगा। 7 से होगा बच्चों। 8 से नहीं होगा। 9 से नहीं होगा। 10 से नहीं होगा। मतलब अब डायरेक्ट 14 से ही 14 विभाजित होगा। मतलब 14 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी हैं? 1, 2, 7, 14। इसके अलावा क्या कोई और प्राकृत संख्या है जो 14 को विभाजित कर सके? नहीं। अब ये बताइए बच्चों, ये केवल क्या आप बता पा रहे हैं कि 14 को विभाजित करने वाली संख्या 1, 2, 7 और 14 है? नहीं। दुनिया के किसी भी बच्चे से आप पूछिए कि 14 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो चाहे इंडिया का बच्चा हो, चाहे अमेरिका का बच्चा हो, चाहे किसी भी कंट्री का बच्चा हो, चाहे हमारे ही कंट्री के
किसी भी कोने में रहने वाला बच्चा हो, हर बच्चा एक ही उत्तर देगा कि 14 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्याएं 1, 2, 7 और 14 हैं। इसका मतलब ये क्या बना? वस्तुओं का एक संग्रह बना। क्या बना? संग्रह। 1, 2, 7 और 14। 14 को विभाजित करने वाले प्राकृत संख्याओं का क्या है? एक संग्रह है। अब देखिए, इस प्रश्न का केवल एक ही उत्तर आ रहा। किसी भी बच्चे से पूछिए, हमने बताया ना, किसी भी कंट्री के बच्चे से पूछिए, आप इस प्रश्न का केवल एक ही उत्तर पाएंगे कि 14 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्याएं 1, 2, 7 और 14 हैं। इसके अलावा कोई और प्राकृत संख्याएं नहीं है जो 14 को विभाजित कर सकें। जब भी किसी भी प्रश्न का केवल एक ही उत्तर आए, एक ही उत्तर कहने का मतलब एक ही प्रकार का उत्तर आए, तो उस संग्रह को हम कहेंगे कि ये जो संख्याओं का संग्रह बन रहा है, ये क्या है? 14 को विभाजित करने वाली संख्याओं का संग्रह। ये संग्रह क्या होगा? क्या होगा बच्चों? ये संग्रह सुपरिभाषित कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सुपरिभाषित संग्रह। आपने इस संग्रह को सुपरिभाषित क्यों कह दिया? क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस प्रश्न का जो उत्तर आ रहा केवल यही आ रहा है, इसके अलावा कोई और उत्तर नहीं आएगा। मतलब केवल और केवल एक संग्रह बनेगा। कितना? केवल एक संग्रह बनेगा। और जब भी किसी भी प्रश्न का उत्तर जो होता है केवल एक ही आता है, तब हम उस संग्रह को कह देते हैं कि ये संग्रह सुपरिभाषित संग्रह है। और जब संग्रह सुपरिभाषित हो जाता है तो उस संग्रह को हम कह देते हैं ये समुच्चय होगा। बात समझ में आई आपको इतनी कि नहीं आई? आ गई होगी। आपने देखा बच्चों कि 14 को विभाजित करने वाली जो प्राकृत संख्याओं का संग्रह है, ये समुच्चय बनाएगा। बात समझ में आई? आपने देखा बच्चों कि 14 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी हैं? 1, 2, 7 और 14। ये मतलब 14 को विभाजित करने वाली संख्याओं का एक संग्रह बना। और आपको पता है ये संग्रह समुच्चय बनाता है। हमने अभी आपको बताया कि ये जो संग्रह होगा ये सुपरिभाषित संग्रह होगा। और जब संग्रह सुपरिभाषित होता है तो वो संग्रह समुच्चय बनाता है। आपको ध्यान रखना है 1, 2, 7, 14। क्या हमने बोला? 1, 2, 7 और 14 को हम क्या कहते हैं? समुच्चय का अवयव, सदस्य या वस्तुएं। क्या कहते हैं बच्चों? 1, 2, 7, 14 को हम समुच्चय का अवयव, सदस्य या वस्तुएं कहेंगे। इतनी बात समझ में आई आपको? बच्चों आपने देखा कि 14 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्याओं का जो संग्रह है ये समुच्चय बनाएगा। अब हम देखते हैं समुच्चय का निरूपण कैसे करते हैं। ये अभी आपने देख लिया कि संख्याओं का संग्रह समुच्चय बनाएगा, लेकिन आप खुद देखिए सामान्य जीवन में आप कहीं शादी पार्टी में जाते हैं तो आप सज धज के ही जाते हैं। इसी प्रकार से समुच्चय को सजाने के दो तरीके हैं। आपके सजने संवरने के तो बहुत सारे तरीके हैं। कभी आप कोट पैंट पहन के गए, कभी आप कुर्ता पैजामा पहन के गए, कभी कुछ पहन के गए, तो आपके पास तो बहुत तरीके हैं, लेकिन समुच्चय को सजाने के दो ही तरीके हैं। उन दोनों तरीकों पे आज हम बात करेंगे। जैसे देखिए बच्चों, यहाँ क्या है? दो पेड़ लगे हुए हैं। हम आपको सामान्य जीवन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि समुच्चय का निरूपण होता क्या है। अब यहाँ एक बच्चा है, मोनू। इस बच्चे से किसी ने पूछा यहाँ कितने पौधे हैं? तो बच्चे ने कहा 2। बच्चे ने क्या कहा? 2। मतलब कि
इसी बात को बच्चा कितने तरीके से बता सकता है? 2 को, ये 2 हैं। या तो बच्चा इसी बात को इस प्रकार से लिख दे, या तो बच्चा इसी बात को इस प्रकार से लिख दे, या तो बच्चा इसी बात को इस तरीके से लिख दे हिंदी में। बात समझ में आई? या तो बच्चा रोमन में इसी बात को इस प्रकार से लिख दे। कहने का मतलब बात एक ही है, लेकिन 2 को आप देखिए कई तरीके से लिख सकते हैं। मतलब एक ही बात को आप कई तरीके से दिखा सकते हैं। सेम उसी प्रकार से है समुच्चय में कि जैसे आपने देखा 1, 2, 7 और 14, ये 14 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्याओं का संग्रह है। अब इसको आप 2 तरीके से आपने ये पता कर लिया कि ये जो संग्रह है ये समुच्चय बनाएगा। अब जब ये संग्रह समुच्चय बनाएगा तो इसे आप 2 तरीके से, हमने क्या बताया, जिस प्रकार से आप शादी पार्टी में जाते हैं और सजते संवरते हैं, उसी प्रकार से 1, 2, 7 और 14 जो 14 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्याओं का संग्रह है, ये तैयार हो गया है। अब इसको कहाँ जाना है? पार्टी करने। मतलब अब ये 2 तरीके से सज धज कर जाएगा। समुच्चय के सजने के केवल 2 ही तरीके हैं, उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है बच्चों। जैसे आपने यहाँ देखा पौधे तो 2 थे, उनको लिखने के इस प्रकार से कई तरीके थे। इसी प्रकार अब इस संग्रह को आप कई तरीके से लिख सकते हैं। जो पहला तरीका होता है वो क्या होता है, चलिए यही देख लेते हैं। पहला तरीका है बच्चों रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, और दूसरा तरीका है बच्चों समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप। आज की क्लास में हम बात करेंगे बच्चों केवल रोस्टर या सारणीबद्ध रूप क्या होता है समुच्चय के निरूपण का, और अगली क्लास में हम बताएंगे बच्चों कि समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है समुच्चय के निरूपण का। ठीक है, वैसे भी आप रोस्टर या सारणीबद्ध रूप जो होता है समुच्चय के निरूपण का पहले से ही आप पढ़ते आ रहे हैं। हम आपको अभी तक जिस प्रकार से पढ़ाए हैं समुच्चय को वो रोस्टर या सारणीबद्ध रूप ही था, बस आपको नाम नहीं पता था कि इस तरीके को हम रोस्टर या सारणीबद्ध रूप कहते हैं। अभी बच्चों आप समुच्चय निर्माण रूप नहीं पढ़े हैं, लेकिन रोस्टर या सारणीबद्ध रूप के बारे में जानते हैं। देखिएगा जब हम बताएंगे इसके बारे में तो आपको लगेगा कि ये तो सर आपने पहले ही बता दिया था। हाँ, हमने बता दिया था, बस उसका नाम नहीं बताया था हमने। ठीक बच्चों, अब देखिए 1, 2, 7 और 14 ये संग्रह समुच्चय बना रहा है। ये हमने आपको बताया था क्योंकि ये सुपरिभाषित संग्रह है। अब इस संग्रह को या तो आप रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में लिख दीजिए या तो समुच्चय निर्माण रूप में लिख दीजिए। तो आज हम सीखेंगे केवल बच्चों कि इस संग्रह को हम रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में कैसे लिखते हैं। ये सब बेसिक्स हैं बच्चों, आपको याद रखना है। समुच्चय में ये बहुत काम आएंगे आपको। समुच्चय पढ़िए या आप त्रिकोणमिति पढ़िए या अलजेब्रा पढ़िए, हर जगह इनका काफ़ी यूज है। बात समझ में आई? तो समुच्चय के निरूपण का रोस्टर या सारणीबद्ध रूप क्या है? देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे 14 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्याएं आपने देख लिया, ये होंगी, ये समुच्चय भी बनाएंगी। इसका तरीका क्या होता है, आप सबसे पहले लिखेंगे 1, 2, 7, 14। आपको एक बात का ध्यान रखना है, हमने इसे क्या लिखा 1, 2, 7, 14। इस प्रकार से कभी भी नहीं लिखना है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में। इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो समुच्चय के अवयव हैं, जैसे 1, 2, 7, 14 ये समुच्चय के अवयव हैं। जब भी आप समुच्चय का निरूपण सारणीबद्ध रूप में करें तो आपको ध्यान क्या रखना है, सभी अवयवों के बीच
अर्धविराम का प्रयोग होगा। ये देखिए इस प्रकार से आपने क्या देखा, जब भी समुच्चय का निरूपण रोस्टर रूप में करते हैं तो हम समुच्चय के सभी अवयवों के बीच कॉमा का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से 1, 2, 7, 14। आपको यहाँ लास्ट में कॉमा नहीं लगाना और इसके पहले भी नहीं लगाना है। ठीक है, आपने समझा कि समुच्चय के अवयवों को हम सबसे पहले कॉमा का प्रयोग करके उन्हें अलग करेंगे। बात समझ में आई? जब बच्चों आप कॉमा का प्रयोग करके समुच्चय के अवयवों को अलग कर लिया, अब आप क्या करेंगे, इस मझले कोष्ठक के अंदर अवयवों के पूरे संग्रह को बंद कर देंगे। बात समझ में आई? आपने क्या किया, पहले जो समुच्चय के अवयव थे उनके बीच कॉमा का प्रयोग किया और अब इन सभी अवयवों को आप इस मझले कोष्ठक के, इसे बच्चों मझला कोष्ठक कहते हैं। इस मझले कोष्ठक के अंदर समुच्चय के सभी अवयवों को आपको बंद कर देना है। बात समझ में आ गई? यही रूप समुच्चय का इस प्रकार से निरूपण बच्चों कहलाता है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। बात समझ में आ गई? इसीलिए हमने बोला था कि ये आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं और आपको भी समझ में आया होगा। अगर आप हमारी पिछली क्लासें देखे होंगे, हम आपको पहले से इसी प्रकार बता रहे हैं कि पहले समुच्चय के अवयव लिखेंगे, फिर इसे कोष्ठक में लिखेंगे। इतनी बात समझ में आई? इसी को हम बोलते हैं रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। बात समझ में आई? समुच्चय के निरूपण का यह जो तरीका है, इसे हम सारणीबद्ध या रोस्टर रूप कहते हैं। ठीक, अब आपको ध्यान रखना है, जिस पॉइंट पे अब हम बात करने वाले हैं आपको सब कुछ बता चुके हैं, बस यहाँ उपयोग करना सिखा रहे हैं। ये समुच्चय को आप रोस्टर रूप में प्रदर्शित कर दिए। अब बच्चों इस कंप्लीट समुच्चय को आप अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, ये हमने आपको बताया है। इसे बच्चों आप हम नाम दे रहे हैं बी। अब आप ए कहिए या इस कंप्लीट समुच्चय का नाम आपने बी दे दिया, तो जब भी आप बोलेंगे समुच्चय बी, तो समुच्चय बी का मतलब यही समझा जाएगा कि आप 1, 2, 7 और 14 से बनने वाले संग्रह का समुच्चय बात कर रहे हैं। बात समझ में आई? आप इसे बी बोलिए, ए बोलिए, सी बोलिए, डी बोलिए, कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला का बड़ा अक्षर ले लीजिए, लेकिन हाँ ध्यान रखना है छोटे अक्षर से आप समुच्चय का नाम प्रदर्शित नहीं करेंगे। बात समझ में आई? और अवयव जैसे मान लीजिए आ गया अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ए क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अब इसे आपको क्या करना है? रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में लिखना है। आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर होते हैं वो समुच्चय बनाते हैं। अब आपको जब पता है कि ये समुच्चय बनाते हैं, इसे दो ही प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, या तो रोस्टर रूप में या तो समुच्चय निर्माण रूप में। तो अभी आपको समुच्चय निर्माण रूप होता क्या है इसके बारे में तो पता ही नहीं है। रोस्टर रूप के बारे में हम बता रहे हैं, तो आप रोस्टर रूप में इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो क्या तरीका है? सबसे पहले इनके सभी अवयवों को हम कॉमा के द्वारा अलग कर लेंगे। आपने देख लिया ए, ई, आई, ओ, यू। फिर इन सभी को अलग करने के बाद आप इन सभी अवयवों को इस मझले कोष्ठक के भीतर रख देंगे, यानी अंदर रख देंगे सभी अवयव को। बात समझ में आई? अब आपने कॉमा का भी यूज कर लिया इनके अवयवों के अंदर, और इन सभी अवयवों को आप मझले कोष्ठक के अंदर भी रख दिया। तो इस प्रकार से समुच्चय का जो निरूपण है वो क्या हो गया? रोस्टर रूप। बात समझ में आई? अब इस कंप्लीट समुच्चय को आप अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ए यानी वॉवेल्स का संग्रह है, तो हम इसे कैपिटल
भी से प्रदर्शित कर देते हैं बच्चों। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कैपिटल भी से ही प्रदर्शित करिए, लेकिन वॉवेल्स का संग्रह है इसलिए हम कैपिटल भी से लिख दिए। आप ए बी सी डी किसी से भी लिख सकते हैं। आपको रोस्टर रूप में क्या ध्यान रखना बच्चों कि समुच्चय के अवयवों को हम कॉमा के द्वारा अलग करते हैं और उन सभी अवयवों को हम मझले कोष्ठक के अंदर रखते हैं। जब हम समुच्चय के सभी अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर रख दिए तो समुच्चय का वह निरूपण रोस्टर रूप कहला जाता है। बात समझ में आई। और समुच्चय को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से प्रदर्शित करते हैं और जो समुच्चय के अवयव हैं इनको बच्चों देखिए हमने छोटे अक्षर से प्रदर्शित किया। क्या? छोटे अक्षर। इनको आप ऐसे नहीं लिख सकते। आप समुच्चय का नाम तो कैपिटल लेटर से लिख दिए, लेकिन जो अवयव हैं समुच्चय के आप ऐसे नहीं लिख सकते। ए, ई, आई, ओ, यू। इनका उपयोग हम समुच्चय का नाम लिखने के लिए करते हैं, जबकि छोटे अक्षरों का प्रयोग हम समुच्चय के अवयवों के लिए करते हैं। बात समझ में आई बच्चों? आपको समझ में आ गया होगा कि समुच्चय के निरूपण का रोस्टर या सारणीबद्ध रूप क्या होता है और समुच्चय निर्माण रूप जो होता है हम उसे अगली क्लास में देखेंगे। इसी बात को आप समुच्चय निर्माण रूप में भी लिख सकते हैं। आज हमने देखा कि रोस्टर रूप में कैसे लिखते हैं। ये जो तरीका है बच्चों लिखने का वो रोस्टर रूप है। चलिए अब हम इसे थोड़ा थ्योरी के रूप में लिख लेते हैं, जिससे आप नोट्स भी बना लें। इन सभी बातों को बच्चों आपको याद नहीं करना, बस समझ लेना है। रोस्टर या सारणीबद्ध रूप अभी जो हमने आपको समझाया उसी को हम थ्योरी के रूप में लिख लेते हैं, जिससे आप नोट्स बना सकें। रोस्टर रूप में समुच्चय के अवयवों को एक दूसरे से अर्धविराम द्वारा अलग करते हैं और उन सभी अवयवों को मझले कोष्ठक के भीतर लिखते हैं। ये हमने आपको बच्चों बताया। सेम वही बात की जा रही है। देखिए जैसे एक उदाहरण लिया गया है, 7 से कम सभी सम धन पूर्णांकों के समुच्चय। 7 से कम की बात की जा रही है। किसका? सम धन पूर्णांक। अब सबसे पहले आप देखेंगे 7 से कम धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 7 नहीं आएगा बच्चों इसमें, क्योंकि 7 से छोटे धनात्मक पूर्णांकों की बात की जा रही है। अब इन धन पूर्णांकों में से सम धन पूर्णांक कौन कौन से हैं? देखिए 2, 4, 6। 2, 4, 6। 7 से छोटे धन पूर्णांक कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन सम धन पूर्णांक कौन कौन से हैं? 2, 4, 6। कहने का मतलब 7 से कम सम धन पूर्णांक जो हैं केवल 2, 4 और 6 होंगे। ये क्या होगा? एक सुपरिभाषित संग्रह होगा, क्योंकि इस प्रश्न का केवल एक ही संग्रह बन रहा है, तो ये सुपरिभाषित संग्रह होगा। सुपरिभाषित संग्रह मतलब ये समुच्चय बनाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? जब ये संग्रह समुच्चय बनाएगा तो इसे हम 2 प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। पहला रोस्टर रूप, दूसरा हमने आपको बताया समुच्चय निर्माण रूप। तो अभी तो आप समुच्चय निर्माण रूप के बारे में नहीं जानते हैं, केवल रोस्टर रूप के बारे में आपको पता है। तो आप क्या करेंगे? इन सभी अवयवों के बीच इस प्रकार से कॉमा का प्रयोग करेंगे। अब जब सभी अवयवों के बीच आपने कॉमा का प्रयोग कर लिया तो इसे आप इस मझले कोष्ठक के भीतर रख देंगे। ठीक? जब आप समुच्चय के अवयवों के बीच कॉमा का प्रयोग कर लिया और उसे इस मझले कोष्ठक के अंदर रख दिया तो समुच्चय के इस प्रकार के निरूपण को हम रोस्टर रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? रोस्टर रूप कहते हैं बच्चों। और इस कंप्लीट समुच्चय को हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से लिखते हैं। बात समझ में आ गई? यही लिखा गया। देखिए रोस्टर रूप में समुच्चय के अवयवों को एक दूसरे से अर्धविराम द्वारा अलग करते हैं। ये देखिए अर्धविराम द्वारा हमने अलग कर दिया और उन सभी अवयवों को मझले कोष्ठक के भीतर रखते हैं। ये देखिए अर्धविराम के द्वारा अलग करके हमने इस मझले कोष्ठक के भीतर रख दिया। बात समझ में आई?
अगला उदाहरण है बच्चों, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। ये हमने आपको बताया है। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। अब देखिए, इन सभी आपको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर हैं वो समुच्चय बनाते हैं। तो इन सभी को हमने ए अर्धविराम के द्वारा अलग कर दिया। जब हम इन सभी को अर्धविराम के द्वारा अलग कर देते हैं, अब हम इसे रोस्टर रूप में लिखेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे इस मझले कोष्ठक के भीतर रख देंगे सभी अवयवों को। इस प्रकार से निरूपण क्या कहला गया? समुच्चय का रोस्टर रूप। अब इसे बच्चों हम अंग्रेजी वर्णमाला के, ये आपकी इच्छा के अनुसार है, इसका नाम आप रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते। अगर आप रखना चाहते हैं तो आपको याद रखना है, इसे हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से लिखेंगे। बात समझ में आई? ये आपने देखा, हमने इसके अवयवों को छोटे अक्षर से लिखा, बड़े अक्षर से कभी भी नहीं लिखना है समुच्चय के सदस्य या अवयव को। बात समझ में आ गई? यही है बच्चों समुच्चय के निरूपण का रोस्टर रूप। बच्चों, जब आप समुच्चय को रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में लिखें तो आपको दो बातों का ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं इन बातों का ध्यान नहीं रखते जो हम अभी आपको बताएंगे और समुच्चय को लिख देते हैं रोस्टर रूप में। पहला पॉइंट क्या है? समुच्चय के सारणीबद्ध रूप में किसी अवयव को दोबारा नहीं लिखते हैं। कहने का मतलब क्या है? चलिए इस उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए, शब्द स्कूल में उपयोग होने वाले अक्षरों का समुच्चय। हमारे पास शब्द क्या है? SCHOOL। यहाँ ये बोला जा रहा है कि स्कूल, ये हमारे पास एक शब्द है। क्या है? एक शब्द है। इस शब्द में उपयोग होने वाले अक्षरों का समुच्चय। देखिए, इसमें कौन कौन से अक्षर बन रहे हैं? SCHOOL। आप किसी भी बच्चे से पूछेंगे, वो इसके अक्षरों का जो संग्रह बनाएगा यही बनाएगा। मतलब ये संग्रह कैसा होगा? सुपरिभाषित होगा। और जब ये संग्रह सुपरिभाषित होगा, इसका मतलब ये समुच्चय बनाएगा। तो देखिए, बच्चा क्या बोलेगा? इसे चलिए सारणीबद्ध रूप में लिखते हैं। तो बच्चा कैसे लिखेगा? SCHOOL। अब बच्चा किस प्रकार से लिखेगा? अब बच्चे को बोला गया कि इसे आप सारणीबद्ध रूप में लिखिए, यानी रोस्टर रूप में लिखिए। तो बच्चे के दिमाग में तुरंत आएगा कि इसके जो अवयव हैं इसमें हमें कॉमा का प्रयोग करना है। कॉमा, इस प्रकार से उसने सभी अवयवों के बीच कॉमा का प्रयोग कर दिया। अब जब सभी अवयवों के बीच कॉमा का प्रयोग कर दिया, इसे अब मझले कोष्ठक के अंदर इस संग्रह को रख देगा जो अवयवों का है। बात समझ में आई? ये समुच्चय के निरूपण का कौन सा रूप हो गया बच्चों? रोस्टर रूप। लेकिन बच्चे ने यहाँ एक गलती कर दी जो बच्चे को समझ में नहीं आई। क्या समझ में नहीं आई? देखिए, बच्चे ने स्कूल शब्द में प्रयोग होने वाले जो अक्षर थे SCHOOL, इन सभी को कॉमा के द्वारा अलग कर दिया और इफ मझले कोष्ठक के अंदर भी रख दिया। लेकिन बच्चे ने एक बात का ध्यान नहीं रखा कि यहाँ जो ओ है वो दो बार आ रहा है। तो यही बोला गया है समुच्चय के सारणीबद्ध रूप में कि किसी अवयव को दोबारा नहीं लिखते हैं। मतलब इसका सही तरीका क्या होगा? इसी प्रकार से ये महिला कोष्ठक आएगा बच्चों, SCH। अब यहाँ दो बार ओ है ना, इसे आपको एक ही बार लिखना है। ये सारणीबद्ध रूप में लिखने का सही तरीका है। कहने का मतलब, जब भी कोई अवयव एक से ज़्यादा बार आए संग्रह में, तो उस अवयव को हम केवल एक ही बार लिखते हैं, ना कि एक से ज़्यादा बार। जैसे यहाँ ओ दो बार आया तो हमने एक बार लिख दिया। यही बोला गया है पॉइंट नंबर 1 पे कि समुच्चय के सारणीबद्ध रूप में किसी अवयव को दोबारा नहीं लिखते। जैसे हमने यहाँ ओ को जब 2 बार लिखा तो ए रोस्टर रूप गलत था, जबकि जब हमने 1 बार लिख दिया तो ए सही था। बात समझ में आई? दूसरा पॉइंट देखिए बच्चों,
समुच्चय के रोस्टर रूप में अवयवों को सूचीबद्ध करने में उनके क्रम का महत्व नहीं होता है। जैसे आपने देखा कि आपने क्या देखा कि स्कूल से बनने वाला जो अक्षरों का संग्रह है SCHOL, हमने एक बार ही ओ क्यों लिखा? क्योंकि सारणीबद्ध रूप का ये रूल है कि अगर कोई भी अवयव एक से ज़्यादा बार आ रहा है तो उसे आप एक ही बार लिखेंगे। अब दूसरे पॉइंट में क्या कहा जा रहा है? समुच्चय के रोस्टर रूप में अवयवों को सूचीबद्ध करने में उनके क्रम का महत्व नहीं होता है। मतलब आप SCHOL लिखें, इसी बात को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं LOHCS। मतलब आप इस प्रकार से लिखें या इन अवयवों को जैसे इसको यहाँ कर दें, इसको यहाँ कर दें, मतलब आगे पीछे कहीं भी कर दें। समुच्चय के रोस्टर रूप में कोई भी फर्क क्रम का नहीं पड़ता है। बस जितने अवयव हैं उस मझले कोष्ठक के अंदर वे सारे अवयव होने चाहिए, किसी भी क्रम में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इसी बात को आप ऐसे लिख दें CHSLO, इन सभी का एक ही मतलब है। बात समझ में आई? आपको 2 पॉइंट ध्यान रखना है। समुच्चय निर्माण रूप में कोई भी अवयव दोबारा नहीं लिखा जाएगा मझले कोष्ठक के अंदर और उनके क्रम का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सबका एक ही मतलब होता है। आप किसी भी क्रम में उनके अवयवों को लिखें। ठीक बच्चों, हम आपको एकदम शॉर्ट्स में लास्ट में बता देते हैं जितनी बात आज की क्लास में हमने की। आपको क्या ध्यान रखना है? समुच्चय निरूपण के रोस्टर रूप में हम अवयवों को कॉमा के द्वारा अलग करते हैं। जैसे AEIOU, इन सभी को हम कॉमा के द्वारा अलग करते हैं और इस पूरे संग्रह को हम इस मझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। बात समझ में आई? जब हम सभी अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर लिख देते हैं कॉमा का प्रयोग करके, तो समुच्चय का इस प्रकार से निरूपण क्या कहला जाता है? समुच्चय का रोस्टर रूप। अब आपको थोड़ा एक्स्ट्रा में ध्यान रखना है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। समुच्चय के सारणीबद्ध रूप में अवयवों को हम दोबारा नहीं लिखते। जैसे यहाँ ओ एक बार आ गया है तो आप फिर से ओ नहीं लिख देंगे। जैसे मान लीजिए 1, 3, इस प्रकार से नहीं लिखेंगे। इस प्रकार से आप नहीं लिखेंगे। आप कैसे लिखेंगे? क्योंकि यहाँ 1 2 बार आ गया तो आप इसे 1 को एक बार लिखेंगे और 3 लिखेंगे। ए सारणीबद्ध रूप में लिखने का सही तरीका है, ना कि ए। बात समझ में आई? दूसरी बात, आप इसे किसी भी प्रकार लिखिए, चाहे 3 1 लिखिए चाहे 1 3 लिखिए, इसमें अवयवों के क्रम का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बस ध्यान ही रखना है कि सभी अवयव इस मझले कोष्ठक के अंदर आने चाहिए जो समुच्चय के संग्रह में हैं। और आपको क्या ध्यान रखना है? इस कंप्लीट संग्रह को अगर आप चाहें और नाम से लिखना तो इसे आप अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से लिखेंगे और अवयवों को स्मॉल लेटर से लिखेंगे। बच्चों, बात समझ में आई बच्चों? ठीक है, आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, तभी आपको जो समुच्चय निर्माण रूप है समुच्चय के निरूपण का वो समझ में आएगा। आज हमने बच्चों सीख लिया समुच्चय के निरूपण का रोस्टर रूप क्या होता है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।